हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स। इस टॉपिक पे ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आई एम श्योर आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझाने वाला हूं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल और उस ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्राइस इंडेक्सेस डिस्कस किए, उनमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि प्राइसेस में कितनी चेंजेस आ रही हैं विद रेस्पेक्टिव बेस ईयर। ओके, वो प्राइस इंडेक्सेस ये चीज एक्सप्लेन नहीं करते थे कि चेंजिंग प्राइस का इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी पे क्या पड़ता है। हमारे पास सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल रहते हैं, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है। चेंजिंग प्राइसेस का इफेक्ट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी पे डिफरेंट होता है। जब प्राइसेस चेंज होती है, पुअर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मिडिल क्लास पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड रिच पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे इन दिनों पेट्रोल की प्राइसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज हो रही है उसका इफेक्ट डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी पे डिफरेंट आ रहा है। जो ज्यादा रिच हैं उनको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है एज कंपेयर टू पुअर्स। इसलिए हमें एक सेपरेट प्राइस इंडेक्स नंबर चाहिए जो हमें इन सब चीजों के बारे में बताए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमें बताता है चेंजिंग प्राइसेस का इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी पे क्या पड़ता है। नाउ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? जो जो नेसेसिटीज आपको हैं, जिनके बगैर आप नहीं रह सकते हैं, उनके लिए आप कितना पे करते हो, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। अगर आप सिंपल वर्ड्स में याद रखना चाहते हो, जिंदा रहने के लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, ओके, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। क्यों? बिकॉज जो चेंजिंग प्राइसेस होती हैं वो इफेक्ट करती हैं लिविंग ऑफ द पीपल्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड इज बेस्ड ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइसेस। नाउ रिटेल प्राइसेस क्या होती हैं? वो प्राइसेस जो एक रिटेलर चार्ज करता है कंज्यूमर को, ओके, ऑफ द सिलेक्टेड गुड्स constituting the consumption basket of a particular group of consumer। कंजप्शन बास्केट मतलब वो गुड्स जो प्रिपेयर की गई हो कंजप्शन के लिए, ठीक है, सिर्फ हम वही गुड्स लेंगे जिनको कंज्यूमर कंज्यूम करता है, ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। और जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के लिए कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से हम कंज्यूमर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, उसमें हम सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर्स को ही लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज वेटेड इंडेक्स। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो ऑलवेज वेटेड इंडेक्स होता है। क्यों? बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज डिफर फ्रॉम क्लास टू क्लास। हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंस ऑफ कमोडिटीज डिफरेंट होती है। जैसे पुअर्स के लिए कार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू रिच। जो रिच हैं उनके लिए कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑलवेज वेटेड इंडेक्स होता है, ओके। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स आर आल्सो नोन एज। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स भी कहते हैं एंड प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं। जब आप इनमें से कोई सा भी नाम सुनो तो आपके माइंड में आना चाहिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे
कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द कंज्यूमर क्लास। कंज्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस क्लासेस। नाउ जो कंज्यूमर है उनको बहुत सारी क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं, यानी वो कंज्यूमर्स जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एग्रीकल्चर लेबर्स, टीचर्स एंड सो ऑन। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? हमने कंज्यूमर क्लास को सिलेक्ट करना है और हमने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्लास को सिलेक्ट करना है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल लेबर्स को भी लें और एग्रीकल्चर लेबर्स को भी लें। हमने सेपरेट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करना है इंडस्ट्रियल लेबर्स के लिए और एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट काम हमारा क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंज्यूमर क्लास। उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट। नाउ फैमिली बजट क्या होता है? यानी आपके पास कितने पैसे हैं, कितना आपने खर्च करना है, कितना आपने सेविंग करना है। ठीक है, फैमिली बजट आप सुनते रहते हो। सेकंड थिंग हमने क्या करना है? हमने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है अबाउट फैमिली बजट। अब उसको किस तरह से करना है और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? अ सैंपल ऑफ पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली बजट शुड बी ऑब्टेन्ड। हमने कुछ पर्सन्स को सिलेक्ट करना है और उनकी फैमिली बजट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। अब उनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेनी है? कमोडिटीज विच दे कंज्यूम, वो कौन कौन सी कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, और कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो कंज्यूम करते हैं, प्राइसेस ऑफ द कंसर्न गुड्स एंड सर्विसेज, जो वो पर्सन हमें बताएगा कि ये कमोडिटीज हम कंज्यूम करते हैं। उसके बाद हमने उनकी प्राइसेस भी पता करनी है। मनी स्पेंट ऑन दिस गुड्स एंड सर्विसेज, और उन गुड्स एंड सर्विसेज पे वो कितने पैसे खर्च करते हैं। The items which are generally consumed may be classified in groups. जिन आइटम्स को हम कंज्यूम करते हैं उनको हम ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फूड, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट, हाउस रेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। बाकी जो भी बचेंगे उनको हम डालेंगे मिसलेनियस में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ऑब्टेनिंग प्राइस कोटेशंस। नाउ प्राइस कोटेशंस क्या होता है? प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। ठीक है, टू कलेक्ट रिटेल प्राइसेस। नाउ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल प्राइसेस। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? हमने रिटेल प्राइसेस को कलेक्ट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क। द रीजन इज दैट रिटेल प्राइसेस वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शॉप टू शॉप एंड इवन कस्टमर टू कस्टमर। नाउ जितना हमें इजी लगता है रिटेल प्राइसेस कलेक्ट करना, इतना ही डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज जो रिटेल प्राइसेस हैं वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हैं। जैसे दिल्ली में आपको अलग प्राइसेस मिलेंगी, जम्मू में आपको अलग प्राइसेस मिलेंगी, इवन शॉप टू शॉप, कोई शॉप वाला ज्यादा महंगा देता है, कोई सस्ता देता है, एंड इवन कस्टमर टू कस्टमर। कोई कस्टमर ऐसा होता है जिसको बहुत ज्यादा बार्गेनिंग करनी आती है। अगर प्रोडक्ट 500 का होगा तो वो बार्गेनिंग करके उसको 250 में भी खरीद सकता है। ठीक है, और कोई ऐसा बेचारा होता है जिसको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, उसको वही प्रोडक्ट वो 400 में भी बेच सकता है। ठीक है, इसलिए जो रिटेल प्राइसेस हैं वो कस्टमर टू कस्टमर भी डिफरेंट होती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है रिटेल प्राइसेस को कलेक्ट करना। द फॉलोइंग ब्रॉड प्रिंसिपल में बी ऑब्जर्व्ड। नाउ अब हम कुछ प्रिंसिपल के बेस पे रिटेल प्राइसेस को कलेक्ट करेंगे। रिटेल प्राइसेस शुड बी दोज एक्चुअली चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। नाउ हमने वो रिटेल प्राइसेस लेनी है जो एक्चुअली कस्टमर से चार्ज की। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है 500, ठीक है, एक रिटेलर इसी प्रोडक्ट को एक कस्टमर को बेचता है 400 में, एक को वो बेचता है 500 में, और एक को बेचता है वो 100 रुपीज में। ऐसा तो नहीं होगा। लेट अस सपोज दैट 100 में बेच देता है। हमारे पास जितनी भी प्राइसेस हैं 400, 500 एंड 100, ये एक्चुअली प्राइसेस चार्ज हुई, तो हमने इन तीनों प्राइसेस को लेना है। ओके, सेकंड,
in period of rationing or price control where illegal prices are charged openly, such prices should be taken into account along with the controlled prices. अगर कोई कंट्रोल्ड प्राइसेस हैं, मतलब गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल का यूज किया है, उस टाइम पे जो इलीगल प्राइसेस चार्ज होंगी उनको भी हमने कंसीडर करना है along with the controlled prices. ओके, नेक्स्ट हमारा काम क्या है? चॉइस ऑफ बेस ईयर. द बेस ईयर शुड बी द ईयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट फ्रॉम द करंट ईयर. नेक्स्ट काम हमारा क्या है? हमने बेस ईयर सिलेक्ट करना है. अब बेस ईयर कैसा होना चाहिए? बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए, यानी जो फ्री ऑफ इकोनॉमिक फ्लैक्चुएशंस हो, जहां पे इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल हो, और जो बेस ईयर है वो ज्यादा डिस्टेंट भी नहीं होना चाहिए करंट ईयर से. बिकॉज अगर हम बहुत पुराना बेस ईयर लेंगे, जैसे अगर आप 1950 को कंसिडर करोगे बेस ईयर, उस टाइम पे जो प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू करंट ईयर. इसलिए हमने बेस ईयर ज्यादा डिस्टेंट भी नहीं लेना है. नेक्स्ट हमारा काम क्या है? वेट्स. The importance of various items for a different class of people is different. Therefore, the selected item should be given weights according to their relative importance. Different items की importance different class of peoples के लिए different है. जैसे मैंने आपको बोला, जो पुअर्स हैं उनके लिए कार का होना ज्यादा जरूरी नहीं है, यानी उनके लिए कार ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर उनके पास साइकिल होगा तो साइकिल से काम चलाएंगे, वरना वो पैदल ही चलेंगे. अगर आप बात करोगे रिच की, जो ज्यादा रिच हैं, अगर उनके पास गाड़ी नहीं होगी तो वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज उनके लिए वो नेसेसिटी बन गई है. ठीक है, इसलिए जो हम वेट असाइन करेंगे वो अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस असाइन करेंगे. जिस क्लास के लिए हम इंडेक्स नंबर प्रिपेयर करेंगे, उस क्लास को माइंड में रखते हुए हम चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे. देयर आर टू वेज ऑफ अकॉर्डिंग वेट्स. नाउ वेट को असाइन करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे. क्वांटिटी वेट एंड एक्सपेंडिचर वेट. एक्सपेंडिचर वेट को हम वैल्यू वेट भी कहते हैं. नाउ क्वांटिटी वेट असाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम्ड और परचेज्ड. जितनी ज्यादा आप क्वांटिटी कंज्यूम करोगे, उसको आप उतना ज्यादा वेट असाइन करोगे. ओके, इसी तरह से एक्सपेंडिचर वेट. एक्सपेंडिचर वेट हम असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड. जितना हम ज्यादा एक्सपेंडिचर किसी प्रोडक्ट पे करेंगे, उसको हम उतना ही ज्यादा वेट असाइन करेंगे. तो ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं. सबसे पहले डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नाउ डिफरेंट कंज्यूमर्स हैव डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो मेरी रिक्वायरमेंट है मे बी पॉसिबल वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है. जो मेरी इनकम है मे बी पॉसिबल वो आपकी इनकम नहीं है. जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्लास टू क्लास डिफरेंट है, इवन पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट है. तो ये भी हमारे पास एक डिफिकल्टी अराइज होती है जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. सेकंड हमारे पास है डिफरेंस इन प्राइसेस. नाउ जैसा हमने अभी पढ़ा, प्राइसेस वेरी करती हैं फ्रॉम शॉप टू शॉप, प्लेस टू प्लेस एंड इवन कस्टमर टू कस्टमर. तो ये भी हमारे पास एक डिफिकल्टी अराइज होती है व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. थर्ड हमारे पास है डिफरेंस इन प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. नाउ डिफरेंट कस्टमर्स जो एक्सपेंडिचर करते हैं डिफरेंट गुड्स पे, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो भी कस्टमर टू कस्टमर वेरी करता है. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए कोई कस्टमर है, ये एक्स कॉमोडिटी पे एक्सपेंडिचर कर रहा है 100 रुपीज, ठीक है, और वाई कॉमोडिटी पे एक्सपेंडिचर कर रहा है 300 रुपीज. यानी एक्स से ये 3 गुना ज्यादा वाई पे एक्सपेंडिचर कर रहा है. कोई दूसरा कस्टमर है, बी कस्टमर है, मे बी पॉसिबल वो एक्स कॉमोडिटी पे 200 खर्चा करे और वाई कॉमोडिटी पे 1000 खर्चा करे. ठीक है, तो यहां का जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट है ए कस्टमर से. ठीक है,
कस्टमर टू कस्टमर जो प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर है ऑन डिफरेंट कमोडिटीज ये भी डिफरेंट है। ये भी हमारे पास एक डिफिकल्टी अराइज होती है जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। पहला हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम वेटेड एग्रीगेट मेथड भी कहते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम फार्मूला है, सिर्फ यहां पे नेम चेंज है। सेकंड हमारे पास मेथड है फैमिली बजट मेथड, जिसको हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स भी कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम फार्मूला यहां पे भी है, सिर्फ यहां पे नेम चेंज है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको कौन कैलकुलेट करता है इंडिया में? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि CSO। ये आपको याद रखना है। नाउ अब हम ये मेथड्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। दिस मेथड इज सिमिलर टू लास्पियर्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था 3 मेथड्स ऑफ वेटेड एग्रीगेट मेथड: लास्पियर मेथड, पैचेस मेथड एंड फिशर्स मेथड। ठीक है, जो हम इस वक्त डिस्कस करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ये सिमिलर किसके है? लास्पियर मेथड के। ठीक है, लास्पियर मेथड क्या है? सबमिशन P1 इंटू Q0 अपन सबमिशन P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। हमारे पास P1 क्या है? प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, और Q0 हमारे पास है क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, और P0 हमारे पास क्या है? प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। और P01 ये हमारे पास क्या है इस वक्त? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सेकंड मेथड हमारे पास है फैमिली बजट मेथड, या हम इसको कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, बिल्कुल सेम यहां पे भी वही है, सिर्फ यहां पे नाम क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सबमिशन RW, R हमारे पास क्या है? प्राइस रिलेटिव्स, और W हमारे पास है वेट। प्राइस रिलेटिव्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर ऑफ द कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर ऑफ द कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेट गिवन नहीं होगा तो उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं: प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ये हमारे पास दो मेथड्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपके लिए ये मेथड्स बाएं हाथ का खेल है। अब हम इन मेथड्स के ऊपर एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारे पास डेटा गिवन है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2017। ठीक है, हमारे पास कमोडिटीज गिवन है, ये हमारे पास आ गई 2004 की प्राइसेस, यानी P0 बेस ईयर प्राइसेस। ये हमारे पास हो गई बेस ईयर क्वांटिटीज, यानी Q0, एंड ये हमारे पास हो गई करंट ईयर प्राइसेस, यानी कि P1। ठीक है, नाउ हमारे पास गिवन है प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर, क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर एंड प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर। हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ सबसे पहले हम वो चीजें फाइंड करेंगे जो हमें रिक्वायरमेंट है मेथड में। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? P1 Q0 एंड P0 Q0। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे P1 Q0। P1 Q0 मतलब प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, सो आप मल्टीप्लाई करो 16 मल्टीप्लाई बाय 35, हमारे पास आएगा 560। इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 48 336, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आएगा 56। इसी तरह से बाकी भी आप मल्टीप्लाई करो। उसके बाद आपने क्या करना है? इन सब को आपने ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे आपके पास निकलेगा सबमिशन P1 Q0 इज इक्वल टू 1089। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है? P0 Q0 फाइंड करना है, यानी प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है।
16 मल्टीप्लाई बाय 25 तो 400। इसी तरह से 36 मल्टीप्लाई बाय 7, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड सो ऑन, और यहां से आपने लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी क्वांटिटीज को आपने प्लस करना है और आपके पास आएगा सबमिशन P0 Q0 विच इज इक्वल टू 821। ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो निकल गई। अब हम आराम से वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर सकते हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमारे पास आया 132.643। ये हमारे पास आया कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, हमने कॉन्स्ट्रक्ट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। हमारे पास यहाँ पे डेटा गिवन है। इस एग्जांपल में हम इस्तेमाल करेंगे फैमिली बजट मेथड। ठीक है, नाउ फैमिली बजट मेथड में हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है सबमिशन RW अपॉन सबमिशन W, बट यहां पे हमारे पास बेस ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर प्राइसेस गिवन नहीं है। हमारे पास यहां पे डायरेक्टली प्राइसेस गिवन है। ये प्राइसेस हमारे पास है प्राइस रिलेटिव्स। ओके, सो हम R को P से रिप्लेस कर देंगे, यानी अब हमें फाइंड करना है सबमिशन PW अपॉन सबमिशन W। ठीक है, नाउ हमारे पास P और W गिवन है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास यहां पे वैल्यूज आएंगी, आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब को आपने प्लस करना है। जब आप इनको प्लस करोगे आपके पास सबमिशन PW आएगा 4000। उसके बाद आप क्या करो, जो वेट हमारे पास गिवन है इसका सम करो, हमारे पास सबमिशन W आ गया 20। नाउ जिन जिन वैल्यूज की रिक्वायरमेंट थी वो मेरे पास आ गई। ठीक है, नाउ अब हम पुट करेंगे सबमिशन PW 4000। ठीक है, सबमिशन W 20, यहां पे मुझे मिस्टेक हुई है 620, ये 620 नहीं है बल्कि 4000 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे ये 0 और ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 2 1 जार 2 और 200 2 जार 400। ठीक है, तो हमारे पास जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो कितना आ गया 200, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड फैमिली बजट मेथड। ये जो एग्जांपल है यहां पे हम दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। उसके बाद इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन टू रिजल्ट्स, क्या हमारे पास कोई डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा। हमारे पास यहां से कमोडिटीज गिवन है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन द ईयर 2004, यानी ये हमारे पास है Q0 बेस ईयर क्वांटिटीज। ठीक है, उसके बाद यहां से हमारे पास यूनिट्स गिवन है, प्राइस इन 2004 यानी P0 बेस ईयर प्राइसेस, एंड ये हमारे पास हो गई P1 यानी करंट ईयर प्राइसेस। हमारे पास गिवन है क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ द करंट ईयर। नाउ सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो जो रिक्वायरमेंट हमारे पास मैथड्स में है उसको हम फाइंड करेंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट है P0 Q0 की, P1 Q0 रिलेटिव प्राइस की एंड W इंटू R यानी वेट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव प्राइस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे P0 Q0 यानी क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। 6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 600। ठीक है, इसी तरह से 80 मल्टीप्लाई बाय 8 640, इसी तरह से 7 मल्टीप्लाई बाय 1 70 एंड सो ऑन, इसी तरह से आप करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इन सब को आप प्लस करोगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा सबमिशन P0 Q0 1950। उसके बाद हम करेंगे फाइंड P1 Q0। P1 Q0 मतलब प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर यानी 120 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास आ गया 720। इसी तरह से 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720, 70 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 70, इसी तरह से बाकी भी आप करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इन सब को आपने प्लस करना है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा सबमिशन P1 Q0 2210। प्राइस रिलेटिव्स हम कैसे फाइंड करते हैं, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 हमारे पास है 120 एंड P0 हमारे पास है 100,
सो 120 अपॉन 100 इंटू 100 हमारे पास आया 120, ठीक है। इसी तरह से 90 डिवाइडेड बाई 80, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 ये आ गया। देन 70 बाई 70 इंटू 100, इसी तरह से बाकी भी आप कैलकुलेट करोगे। उसके बाद क्या करना है, वेट और आर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 600 मल्टीप्लाई बाई 120, ओके। इसी तरह से 640 मल्टीप्लाई बाई 112.5, ठीक है। देन 70 मल्टीप्लाई बाई 100 एंड सो ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है, WR को प्लस करना है, जितनी भी वैल्यूज है सबका सबमिशन करना है। तो हमारे पास यहां पे आ गया सबमिशन WR, ओके। अब हमने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। यहां पे हमारे पास सबमिशन P1Q0 यानी 2210, यहां पे मैंने वैल्यू पुट की। फिर सबमिशन P0Q0 1950, इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया 113.33। इसी तरह से आप फैमिली बजट मेथड में भी वैल्यू पुट करो, सबमिशन WR यहां से वैल्यू पुट करो, देन सबमिशन W यानी इसका सम 1950, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया 145.64। जो हमारे पास इंडेक्स नंबर आए इस मेथड से और इस मेथड से, दोनों के बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे निकलेगा, इसको और इसको माइनस करो, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा, ओके। होप यू गाइस अंडरस्टैंड, बहुत ही सिंपल मेथड से। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहां पे क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर नहीं है, यहां पे क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर है। तो यहां पे आप Q0 की जगह पे Q1 लिख सकते हो, आपने यहां पे डरना नहीं है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उनका बेस ईयर क्या है और उनको पब्लिश कौन करता है, ओके। एट द नेशनल लेवल देयर आर 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ नेशनल लेवल पे इंडिया में 4 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास है CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको हम शॉर्ट में CPI IW भी लिखते हैं। इसका बेस ईयर रिसेंटली चेंज हुआ फ्रॉम 2001 टू 2016, इसको आप याद रखिएगा। और इसको कौन पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो शिमला। सेकंड हमारे पास है CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, जिसको हम शॉर्ट में CPI AL लिखते हैं। एंड थर्ड हमारे पास है CPI फॉर रूरल लेबर्स, जिसको हम शॉर्ट में CPI RL लिखते हैं। इन दोनों का बेस ईयर है 1986, 1987 और पब्लिश कौन करता है, इनको भी पब्लिश करता है लेबर ब्यूरो। यानी फर्स्ट 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन तीनों को कौन पब्लिश करता है, लेबर ब्यूरो शिमला। फोर्थ हमारे पास है CPI फॉर रूरल अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। नाउ नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज कौन से एम्प्लॉयज होते हैं, वो एम्प्लॉयज जो मेंटल वर्क करते हैं, ठीक है। और मैनुअल एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जो फिजिकल वर्क करते हैं, जिनको हम फिजिकल लेबर भी कहते हैं। नाउ बिफोर February 2011 CPI फॉर रूरल एंड CPI फॉर अर्बन, इन दोनों को सेपरेट कंस्ट्रक्ट किया जाता था, लेकिन आफ्टर February 2011 इन दोनों को कंबाइंड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इसका बेस ईयर क्या है, 1984-85 और पब्लिश करता है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये रिसेंटली चेंज हुआ है, मे बी पॉसिबल एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।